बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 विषय भूगोल में पाठ 4 भूआकृतिक प्रक्रिया और पृथ्वी के स्वरूप के अंतर्गत ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी पर्वतों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण मूल रूप से ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले पदार्थ जैसे शिलाखंड, लावा, धूल के कण, राख, इन सब के लगातार निकलते रहने और उनके जमाव होने के कारण जो शंकु आकार के पर्वत बनते हैं उनको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जिसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र में अगर हम लोग देखें तो भूगर्भ के नीचे, धरातल के नीचे ये मैग्मा चैम्बर कहलाता है। भूगर्भ के नीचे स्थेनोस्फीयर में अत्यधिक चाप और दबाव के कारण चट्टानें जो हैं गलित और पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। सिर्फ चट्टानें नहीं, जल जो रहता है वो भी वहाँ पे, लेकिन अत्यधिक ताप के कारण भाप में परिवर्तित हो जाता है। धरातल के ऊपरी भाग में कहीं पे भी हल्की दरार आने के कारण या उनके ऊपर का जो चाप या दबाव है वो हट जाने के कारण ये मैग्मा चैम्बर से गलित लावा वगैरह जो है एक नाली के माध्यम से, इसको हम लोग नली कहा जाता है, भूगर्भ के नीचे से नली के माध्यम से ऊपर निकलने लगता है और भूपृष्ठ के ऊपरी भाग को तोड़ फोड़ कर ऊपर की तरफ निकलता, ऊपर निकले हुए इस लावा को ही हम लोग इस मैग्मा जो है वो ऊपर आ जाता है और लावा के रूप में बाहर प्रफुल्लित होता है, जिसमें धूल के कण, राख, चट्टानों के टुकड़े बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, बहुत गर्म और तप्त रहते हैं और इनकी मात्रा जो है पिघली हुई अवस्था में होने के कारण और चिपचिपी रहने के कारण ये बहुत दूर तक फैलाव नहीं करते। अगर कंकड़ पत्थरों की मात्रा अधिक है तो वो पास में ही जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे से शंकु आकार के पर्वतों का निर्माण करते। इन्हीं को हम लोग लावा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित पर्वत कहते हैं, क्योंकि एक संग्रह होने के कारण, लावा के लगातार संग्रह होने के कारण इनका निर्माण होता है। इन्हें हम लोग संग्रहित पर्वत या फिर संचय पर्वत इसलिए कहते हैं कि लगातार लावा के निक्षेपण और जमाव से इनका निर्माण होता है। यह पर्वत साधारण पर्वतों की से बिल्कुल सर्वथा भिन्न रहते हैं। इनकी विशेषता देखिए तो ये त्रिभुज या शंकु आकार के होते हैं। इन प्रकार के पर्वतों की ऊंचाई एवं ढाल बहुत कम रहती, बहुत अधिक ये विस्तृत नहीं होते हैं, क्योंकि लावा के निक्षेपण से ये बने हुए रहते हैं तो दूर तक ये फैल जाते हैं धीरे धीरे ठंडे होते हुए। इनका निर्माण अधिकतर लावा के गठन से होता है, जिसके कारण ये आग्नेय चट्टानों की मूल रूप से बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये चट्टानों से मूलतः इनका निर्माण होता है, जो काफ़ी कठोर होते हैं। इन पर्वतों के ऊपरी भाग में क्रेटर पाया जाता है। ज्वालामुखी का जो मुख है इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं, जहाँ से कि लावा का निक्षेपण होता है। क्रेटर पाए जाते हैं जो भूगर्भ के निचले हिस्से से युक्त रहता है, जैसे कि हम लोगों ने चित्र में देखा था कि नीचे मैग्मा चैम्बर से जुड़ा हुआ रहता है भूगर्भ के नीचे और वहीं से लावा का निक्षेपण होता है। इन पर्वतों की संख्या 1500 है। पृथ्वी पर ये प्रशांत महासागर के किनारों पर इन पर्वतों का श्रृंखला अधिकतर पाई जाती है, यानी ज्वालामुखी पर्वत जो है प्रशांत महासागर के किनारों पर अधिकतर पाई जाती है। 80% जितने भी ज्वालामुखी पर्वत है सब प्रशांत महासागर के किनारों पे ही है। संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है, अंकाकागुआ। अंकाकागुआ जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7021 मीटर है। ये एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी है, यानी कि पहले कभी इसमें से ज्वालामुखी का विस्फोट होता था, फिलहाल वो मृत हो गया है। अब उसमें से ज्वालामुखी के जो उद्गार है वो अब नहीं होता है। ये संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है, जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। चेरापूंजी भी यहीं पर स्थित है, जो कि एक शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। अन्य ज्वालामुखी पर्वतों में अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका का पोपोकेटेपेल, अफ्रीका का किलिमंजारो और कीनिया जो है इसी प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिनमें लावा के निक्षेप के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ। लेकिन कभी कभी ज्वालामुखी का पर्वतों का निर्माण समुद्र के तली या नीचे भी होता है, यानी समुद्र के तल में भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, लावा का निक्षेपण होता है और उनसे जो है द्वीपों का निर्माण होता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है एल्यूशियन
द्वीप समूह, जो कि ज्वालामुखी के उद्गार के कारण ही बना है। ज्वालामुखी के पर्वतों का अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो उसको हम लोग दो मुख्य आधार पर करते हैं, एक आकृति के आधार पर और एक उद्गार के आधार पर। आकृति के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो इसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। जो लावा से जो निक्षेपण होता है उनका जिस प्रकार का आकार होता है, जिस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, उसी के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम लोग अंगार या राख शंकु ज्वालामुखी को लेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखी की रचना विस्फोटीय ज्वालामुखी द्वारा होता है, जब क्रेटर का मुख बहुत विस्फोट के साथ फूटता है, जिसके कारण ढीले और असंगठित पदार्थ, चट्टान, राख के टुकड़े और अंगार जो हैं जब बहुत अधिक मात्रा में दूर तक फैल जाते हैं और शंकु आकार के पर्वतों का निर्माण करते हैं, तो उनको हम लोग अंगार या शंकु ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। जैसे जापान का हवाई द्वीप समूह, वहाँ पे इस प्रकार के बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। द्वितीय प्रकार है गुंबदाकार ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के धीमे उद्गार के कारण जब विस्फोट के साथ में लावा धीरे धीरे निकलता है, तब ज्वालामुखी मुख के चारों ओर अम्लीय लावा का निक्षेप होता है, जिसके कारण ये काफ़ी दूर तक फैल जाता है, छोटे छोटे गुंबद के आकार का, जिसका ऊपरी भाग बहुत नुकीला नहीं रहता है, गोलाकार आता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का निर्माण होता है, उसको हम लोग गुंबदाकार कहते हैं। जैसे हवाई द्वीप समूह में इस प्रकार के ज्वालामुखी अधिकतर मिलते हैं। तीसरा प्रकार है विस्फोटीय ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से जब तीव्र विस्फोट के कारण क्रेटर का आकार खूब बड़ा हो जाता है, यानी ज्वालामुखी का मुख बहुत बड़ा होकर चारों ओर ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। इस प्रकार के जो विस्फोटीय ज्वालामुखी होते हैं उनको हम लोग विस्फोटीय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी विस्फोट के कारण लावा दूर तक फैल जाता है और कई शंकु आकार के पर्वतों का निर्माण करते हैं। जैसे आइसलैंड में इस प्रकार के ज्वालामुखी अधिकतर पाए जाते हैं। चौथा प्रकार है आकृति के अनुसार मिश्रित शंकु ज्वालामुखी। जब काफ़ी लंबी अवधि से ज्वालामुखी से कई उद्गार होते रहते हैं और ज्वालामुखी के पर्वत के मुख के पास और कई छोटे छोटे मुखों से कई सारे क्रेटर बन जाते हैं और जिनसे मिश्रित प्रकार के शंकु ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। जापान का फ्यूजियामा या मैक्सिको का पोपोकैटेपेटी मिश्रित शंकु ज्वालामुखी का उदाहरण है। कई सारे क्रेटर के मुख बन जाने के कारण आसपास छोटे छोटे कई प्रकार के शंकु आकार के या गुंबदाकार के पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग मिश्र शंकु ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम लोग उद्गार के आधार पर, यानी ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाला जो उद्गार है, लावा है, वो लावा तो नहीं कहेंगे, उद्गार यानी कि किस प्रकार से उनमें विस्फोट होता रहता है कब कब, उनके आधार पर इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव लावा, राख, धूल, धुआं, जलवाष्प, गैस, शैलखंड आदि निकलते रहते हैं, उनको हम लोग सक्रिय कहते हैं। थोड़े थोड़े समय के अंतराल में इनमें से हमेशा ज्वालामुखी का उद्भेद होता रहता है, ये कभी भी शांत नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम लोग सक्रिय या फिर एक्टिव वोल्केनोस कहते हैं। इनका मुख सदैव खुला रहता है, जैसे इटली का एटना, स्टम्बोलियन या विशुवियस विश्व के सबसे ज़्यादा परिचित सक्रिय ज्वालामुखियों में से हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप जो है वो भी इसी प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। द्वितीय प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको कि हम लोग डोरमेंट कहते हैं। ये ज्वालामुखी जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं ये खतरनाक? क्योंकि ये ज्वालामुखी दीर्घ काल तक तो शांत रहने के बाद अचानक कभी भी ये सक्रिय हो जाते हैं। बहुत लंबे समय तक इसमें किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी का उद्भेद नहीं होने के कारण, उद्गार नहीं होने के कारण ये सुप्त जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये सोए हुए हैं और अचानक से इनमें विस्फोट होता है। लंबे समय तक इनमें विस्फोट ना होने के कारण वहाँ पे लोग जाकर रहने लगते हैं। इसके कारण और अचानक से जब इनमें विस्फोट होता है, जन और धन की बहुत हानि होती है, इसलिए इसको हम लोग खतरनाक कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा, मैक्सिको का पोपोकैटेपेटी इसी प्रकार का एक सुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी सोया हुआ ज्वालामुखी जो कभी भी जाग सकता है। और तीसरा प्रकार है शांत या फिर मृत
ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें सब कभी उद्गार नहीं होगा। भविष्य में इनमें सब कभी भी ज्वालामुखी के उद्गार होने की संभावना नहीं है। इनका मुख जो है, क्रेटर जो है, अब वो मूल रूप से बंद हो गया है लावा के जमने के कारण, या फिर उसमें झील का निर्माण हो गया है। इसीलिए इसको हम लोग मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि वर्मा का पोपा शांत या मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। आज हम लोग ज्वालामुखी पर्वतों के विशेषताओं के बारे में देखे हैं और कल हम लोग इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।